नमस्कार। अब की बार अगर आपने अपने खेतों में प्याज की बुआई कर रखी है, प्याज की बुआई किए हुए आप लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं, आपके दिमाग में इस टाइम पर चल रहा है कि हमें पहली डोज, पहला खाद होता है ना जो, वो हमें अब देना है, साथ ही हमारी फसल के अंदर जलीबी रोग जैसे गंभीर बीमारी ना लगे, चूंकि अब की बार बरसातें बहुत ज़्यादा हो रही है और मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल है ना जो, वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कई जगह से हमारे पास वीडियोज़ और फोटो के माध्यम से लोग बता रहे हैं जलीबी रोग की जो शिकायत वो मिलने भी लग चुकी है। तो हमारी फसल आगे चलकर जलीबी रोग जैसी गंभीर बीमारी से बची रहे, तो इस अवस्था के अंदर हम कौन सी वो स्प्रे करें जिससे इन सभी समस्याओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन भी मिल जाए। और इस तरह की जो बीमारी है ना, वो किन खादों की वजह से ज़्यादा खेत के अंदर आमंत्रित होती है। मतलब किसान कई बार ऐसी गलतियां कर लेता हूँ, वो नासमझी में या उसको पता नहीं होता है, वो ऐसे खाद अपने खेतों के अंदर प्रयोग कर देता है जिसकी वजह से जलीबी रोग जैसे गंभीर बीमारी है ना आपके खेत में ना चाहते हुए भी आ जाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे, जब हमारी प्याज की फसल में पहली डोज दे रहे होते हैं, अपन जो खाद दे रहे होते हैं, तो उनके अंदर हम कौन कौन से खाद लें, इसके अलावा प्याज फसल के अंदर हम पहली स्प्रे कौन सी करें। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारी किसान। अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक इसको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। तो चलो, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं प्याज की फसल बुआई करने के बाद कितने दिन बाद हमें पहली डोज है ना खाद की वो देनी होती है। तो देखो भैया, अगर जब आपने बुआई की थी उस टाइम के ऊपर बेसल डोज में खेत की तैयारी करते वक्त अच्छे से अपने खेतों के अंदर खाद की मात्रा डाली है, जैसे कि डीएपी की पर्याप्त मात्रा आपने दे दी है, सिंगल सुपर फास्फेट है, पोटास है, और इसके अलावा जो सल्फर होता है या फिर जो भी हमने आप लोगों से वीडियो के माध्यम से बताया था, वो सभी चीज़ें आप अपने खेत के अंदर ऑलरेडी दे चुके हो। तो भैया आपकी फसल है ना वो 20 और 30 दिन की अवस्था के अंदर भी बहुत शानदार, तंदुरुस्त और एकदम मजबूत, हेल्दी, हरी भरी खड़ी होगी निश्चित तौर पर। क्योंकि फसल जैसे जर्मिनेट होती है, जर्मिनेट होने के बाद जब उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर जाती है तो ज़मीन के अंदर जो पड़े हुए पोषक तत्व होते हैं ना, वो उसकी प्राइमरी जो ग्रोथ होती है, उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वानस्पतिक वृद्धि होती है ना, उसको निर्धारित करती है कि आपके खेत के अंदर कितनी ताकत थी, आपके खेत के अंदर आपने किस तरह से उसके अंदर मेहनत की थी, खाद वगैरह डाले थे। तो उनको लेके पौधा है ना अपने स्ट्रक्चर को तैयार कर रहा होता है, अपने स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा होता है। जहाँ पे आपने डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट जैसे खाद पर्याप्त मात्रा में दिए होंगे शुरुआती चरण में, तो निश्चित तौर पर उनकी जो जड़ें हैं ना वो ज़मीन के अंदर अच्छी गहराई तक पहुँच चुकी होगी। जितनी अच्छी जड़ें ज़मीन के अंदर होगी उतनी ज़मीन के अंदर पड़े हुए जो पोषक तत्व हैं उनको वो ग्रहण कर रही होगी। जब हमारी फसल लगभग 20 और 30 दिन के बीच में हो जाती है, पहुँच जाती है, उस अवस्था के अंदर जो हमने पहली डोज देनी होती है, पहली डोज प्याज फसल के अंदर आगे चलकर ये निर्धारित करेगा कि प्याज का जो तना है ना वो कितना मोटा बने, और तना जितना मोटा होगा, तने के अंदर जितनी ज़्यादा ऊर्जा संग्रहित होगी, स्टोरेज होगी ना, आगे चलकर प्याज का जो बल्ब का साइज़ है ना, जो प्याज का साइज़ है वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब अपन बात करते हैं पहले डोज की। तो पहली डोज जब अपन डालने जा रहे हैं, तो जब हमने बेसल डोज के अंदर डीएपी दिया था, सिंगल सुपर फास्फेट दिया था, इसके अलावा हमने जो पोटास दिया था और सल्फर, ये सभी चीज़ तो हम दे चुके उस टाइम पर। अगर इनमें से आपने कोई भी चीज़ शुरुआत में छोड़ी है तो वो चीज़ आप ले सकते हो, और इनके साथ आपको लेना है बिल्कुल थोड़ी मात्रा में यूरिया। अगर आप यूरिया की मात्रा बढ़ा लेते हो, पर एकड़ के हिसाब से, पर बीघे के हिसाब से मात्रा बताऊं तो लगभग 20 से 25 किलो एक एकड़ ज़मीन में, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूं मैं आपको। अगर इस मात्रा को आप बढ़ाते हो तो ऑलरेडी पहले से हमारे मौसम के अंदर जो नाइट्रोजन है ना, अभी आप देख रहे होंगे भैया पूरे दिन बादल बने रहते हैं, बरसातें आती रहती है और झिरमिल इस तरह से चलता रहता है, तो नाइट्रोजन की बरसात ही हो रखी होती है। अगर इस अवस्था के अंदर हम नाइट्रोजन की अधिकता अपनी फसल के अंदर कर देंगे तो इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। ये जो तना है ना वो मोटे होने के बजाय लंबा होना चालू हो जाएगा, और ये तना अगर लंबा होना स्टार्ट हुआ तो आगे चलकर ये यूँ घूमने भी लग जाएगा। ट्विस्टर डिजीज़ जिसको बोलते हैं ना जलीबी रोग, वो आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अब जब हमारी फसल लगभग 1 महीने की हो चुकी है तो नाइट्रोजन तो देना है, लेकिन वो बिल्कुल थोड़ी मात्रा में देना है। विशेषकर सितंबर के महीने में जब मौसम ख़राब हो उस टाइम के ऊपर तो विशेषकर अब 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया लेना है। यूरिया के साथ आपने बेसल डोज में जिंक नहीं दी होगी निश्चित तौर पर। क्यों? जिंक उस अवस्था में अपन दे ही नहीं सकते फॉस्फोरस के साथ, डीएपी के साथ। तो यूरिया आपको 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेना है। उसके अंदर आपको 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से 21% वाला जिंक है ना, वो जिंक सल्फेट ले लेना है। इन्हीं के अंदर आपको लगभग 2 किलो या 3 किलो सल्फर एक बार दोबारा से ले लेनी है। आपने बेसल डोज के अंदर भी सल्फर डाली थी, दोबारा से आप एक बार फिर इस अवस्था के अंदर सल्फर डाल दीजिए। अब सल्फर भी आपने डाल ली, इसी के अंदर आप या तो 5 किलो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो दानेदार इंसेक्टिसाइड आता है ना वो लीजिए, या फिर आप आधा लीटर से लेकर और 750 ml तक
क्लोरोपाइरीफॉस है ना, वो दवा इसके अंदर मिला दीजिए। मिला के अपने खेत के अंदर ऊपर से छिटक के और फिर ऊपर से हल्की सिंचाई कर दीजिए। अब सिंचाई करते वक्त भी आपको सावधानी रखनी, अगर आपके एरिया के अंदर मौसम एकदम सामान्य है, खुला हुआ, बिल्कुल धूप निकल रही है, ज़मीन आपकी सूखी पड़ी, ऊपर से आप खाद डाला है और फिर आप सिंचाई करने जा रहे हो, तो आप सिंचाई ठीक ठाक कर सकते हो। अगर मौसम ख़राब है आपके एरिया के अंदर, खेत एकदम गीला पड़ा हुआ है, फसल हमारी पीली पड़ रही है, उस अवस्था में हमें खाद डालना तो ज़रूरी है। अगर हम खाद नहीं डालेंगे तो फसल हमारी और ज़्यादा पीली हो जाएगी, क्योंकि फसल के अंदर निश्चित तौर पर जिंक की और हो सकता है नाइट्रोजन की भी डेफिशिएंसी आ रखी हो, या फिर इनकी जड़ों के अंदर भी कोई किसी तरह की कोई समस्याएं हों, वो फंगस जनित समस्याएं भी हो सकती है, और साथ ही इसके अंदर इंसेक्ट जो कीटों की समस्या होती है ना, वो भी हो सकती है। तो इन सभी समस्याओं का ये डोज था, जो अभी डोज बढ़ाई है ना मैंने आप लोगों के लिए, अलग अलग काम करेगी अब अपनी जगह पर। तो उस अवस्था के अंदर आपको सिंचाई के ऊपर कंट्रोल करना है। सिंचाई आपको बिल्कुल थोड़ी करनी है भैया। अगर आप स्प्रिंकलर से चल रहे हो तो आप लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा चलाइए, ताकि जो खाद अपन ने डाला है वो लग जाए। अगर आप खुली सिंचाई कर रहे हो तो भैया बिल्कुल हल्का सिंचाई कीजिए, बिल्कुल हल्की। अगर आप ज़्यादा पानी भर दे तो ऊपर से बरसातें हो जाती, या फिर पहले से ऑलरेडी हमारी ज़मीन है वो बरसातों के अंदर बिल्कुल गीली है और ऊपर से हम सिंचाई कर रहे हैं, तो एक तरफ तो जहाँ हमारे जो खाद डाले हैं ना, वो खाद हमारे लीचिंग डाउन हो जाएंगे, ज़मीन में नीचे चले जाएंगे। दूसरी तरफ हमारी फसल का जो जड़ें हैं ना, वो कमज़ोर पड़ जाएगी, वो जड़ें नीचे से कुछ उठा नहीं पाएंगी, इनके अंदर बीमारियां आ जाएगी, फंगस जनित भी, और भी बहुत सी बीमारियां बन जाएगी, और आपकी फसलें वो पीली पड़ जाएगी। चाहे आप ऊपर से कितना ही खाद डालते रहो, कोई काम नहीं करेंगे। तो हल्की सिंचाई करनी। फिर बात आती है आपकी फसल जब वो लगभग 20 से और 25 दिन की अवस्था के अंदर हो जाती है, उस टाइम के ऊपर हमें कौन सी स्प्रे करनी है। अब स्प्रे बहुत ज़रूरी। देखो, सबसे पहले तो आप दिमाग में बैठा लेना, प्याज फसल के अंदर सबसे खतरनाक बीमारी है वो जलेबी रोग है। अगर जलेबी रोग आपके खेत के अंदर आ गया तो उसको फिर कंट्रोल करना या फिर उसको ख़त्म करना भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो ये कहूँगा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाएगा। जिस पौधे के अंदर जलेबी रोग आ गया ना, एक बार वो घूम गया, कोई दुनिया की ताकत नहीं उसको दोबारा से रिकवर कर दे। बस इसको अपन रोक सकते हैं। तो ये जलेबी रोग जैसी गंभीर बीमारी हमारे खेत में आए ना, उसके लिए हमें क्या करना है। तो देखो, इसके अंदर आपको 2 काम करने हैं। अगर आपके एरिया के अंदर ज़बरदस्त तरीके से बारिश हो रही, जैसे कि हमारे अभी 3 दिन पहले बारिश हुई थी, 24 घंटे तक हमारे खेत थे वो एकदम डूबे पड़े हुए थे पानी में, तो इस अवस्था में हम जो स्प्रे करेंगे वो बताऊंगा। अगर आपके एरिया के अंदर बरसातें नहीं हुई, मौसम एकदम खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, दिन में धूप निकलती है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए अलग स्प्रे बताऊँगा। तो पहली स्प्रे बताता हूँ भैया, जो हमारी स्थिति है इस टाइम के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा बरसातें हुई थी और बहुत ज़्यादा हमारे खेतों में नमी है, पहली स्प्रे ही होगी ना हमारी, वो स्टैंडर्ड फंजीसाइड की होगी, ताकि वो बीमारी या उसके जो स्पोर्स है ना, वो हमारे खेत में बने ही नहीं। तो उसके अंदर भैया मैं तो सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, देखो इस पर जो ये नेटिवो है ना, नेटिवो, इस नेटिवो को लूँगा मैं 1 बीघा जो हमारी पक्की ज़मीन है 20-20 वाली, उसको 50 ग्राम। अब 50 ग्राम नेटिवो को साथ में लूँगा, लगभग 200 से 250 ग्राम जो एंट्राकोल है ना, मेरा ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है और पिछले 2-3 सालों से लगातार यही करता आ रहा हूँ। इसके अलावा आप साफ पाउडर है ना, वो भी ले सकते हो 200 से 250 ग्राम, मतलब एंट्राकोल या साफ पाउडर में से कोई भी आप एक ले लीजिए। और जो ये नेटिवो है ना भैया, 50 ग्राम पर बीघा, पक्का वाला बीघा होता है ना, उसके अंदर लीजिए। 1 एकड़ ज़मीन के अंदर आप लगभग 70 से 80 ग्राम तक ये ले सकते हो। चूँकि शुरुआती स्प्रे कर रहे हैं ना, अभी हमारे जो पौधे हैं वो छोटे हैं और बीमारी खेत के अंदर इस तरह की आई नहीं है, किसी भी तरह कोई फंगस जनित। हमें तो बस प्रिकॉशन करना है कि बीमारी आए ना, इसलिए हम स्टैंडर्ड फंजीसाइड से शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपके मौसम वहाँ पर एकदम क्लियर है, खुला है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नेटिवो या इस तरह के जो स्टैंडर्ड फंजीसाइड है ना, वो शुरुआत में मत लीजिए। आप केवल या तो आप ये एंट्राकोल ले लीजिए 300 ग्राम पर बीघा के हिसाब से, या 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, या फिर इसके अंदर आप जो साफ पाउडर आता है ना, ये भी आप ले सकते हो, लगभग 200 से 250 ग्राम बीघा, या फिर आप 300 से 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ये स्प्रे ले सकते हो। अब ये तो हुआ फफूंदनाशक, मतलब जो फंजीसाइड है ना, वो हमें जो लेना है। अब बात आती है इस टाइम के ऊपर ना, 2 तरह के कीट देखे जाते हैं। एक तो चबाने वाला जो सुंडी होती है ना, कीड़ा लगता है, उस कीड़े को रोकथाम के लिए हम कौन सा इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं। और दूसरा होता है जो ऊपर से पत्तियां पीली पड़ जाती है ना, उसके अंदर रस चूसक कीट होते हैं, जैसे थ्रिप्स है या फिर हरा तेला है, इस तरह के जो रस चूसक कीट होते हैं ना, वो लगे हुए होते हैं और हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। तो उनकी रोकथाम के लिए उनमें मैं तो लेता हूँ इमामेक्टिन बेंजोएट। जो सुंडी है ना, सुंडी की रोकथाम के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट में लूँगा अभी इस टाइम के ऊपर। ये
सुंडी को भी रोकेगा और जो रस्सू सा कीट है ना उनको भी रोकेगा। और साथ ही जो नेटिवो है ना, अब नेटिवो के साथ इसका बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। जो इन दोनों को अपन मिलाएंगे तो दोनों गजब तरीके से काम करेगा। और साथ ही फसल के अंदर हरापन भी आता है इनकी वजह से, क्योंकि ये WDG फॉर्मुलेशन है। कोई भी WG जो दानेदार जो इंसेक्टिसाइड होते हैं या फंजीसाइड होते हैं ना, उनके अंदर जिंक की मात्रा होती है। और साथ ही जो प्रोपिनैब है ना, इसके अंदर भी जिंक मिला हुआ होता है, तो फसल हमारी हरी भरी भी होगी। इसके अलावा दूसरी स्थिति में अगर आपको वहाँ पर मौसम एकदम सामान्य खुला हुआ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने जो प्रोपिनैब लिया है, एंट्राकोल लिया है, फिर साफ पाउडर ली है ना, ये वाला ये लिया है, इनके साथ आप कौन सा लोगे? देखो भैया, इनके साथ आप लीजिए प्रोफेक्स सुपर, जो ये प्रोफेक्स सुपर है ना, ये मिला लीजिए। लगभग आप 1 लीटर जो पानी है ना आपका, उसके अंदर 2 ml प्रोफेक्स सुपर होगा आपका। और लगभग जो आपका 1 लीटर पानी, उसके अंदर चाहे आप साफ पाउडर हो या फिर जो एंट्राकोल प्रोपिनैब है ना, मतलब 15-16 लीटर वाली जो टंकी होती है ना, स्प्रेयर पंप होता है ना, उसके अंदर आप 30 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक आप चाहे ये साफ पाउडर मिला लो या फिर एंट्राकोल है ना, ये मिला लो। इन दोनों के ही बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके एरिया में मौसम बढ़िया है, साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, आपके एरिया में किसी तरह की कोई जलेबी रोग की शिकायतें नहीं है, तब अगर आपके एरिया के अंदर मौसम ख़राब है, बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है और आपको अंदेशा है कि यार जलेबी रोग आ ना जाए, तो फिर आपको नेटिवो और ये इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर थाइमेथोक्सोम है ना, इस तरह की स्प्रे करनी है। तो दोस्तों, ये खाद और ये स्प्रे आप पहला कर लीजिए। 20 दिन और 30 दिन के बीच की जो अवस्था होती है ना, तो ये काम अगर आप करके चलोगे तो निश्चित तौर पर आपकी फसल है ना एकदम शानदार हरी भरी होगी, बीमारी से बची रहेगी। और जलेबी रोग जैसे गंभीर बीमारियां तो आपके खेत के मेड़ के ऊपर नहीं आ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।